Yes. हम लोग कहाँ थे पिछली बार में? वी वर इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का एंडिंग पे थे। So for respiration, this was your path: nasal passage, then pharynx, windpipe. Windpipe is also known as your trachea, where pharynx and trachea combined are known as part of a throat, your throat, gala, pura. Now, trachea then further divided into bronchi. मैंने आपको फिगर दिखा दी थी पिछली बार, डायग्राम देखा था, उसमें सारे पार्ट्स बता भी दिए थे। Now come to small questions that come in your exams. उसके बहुत बेसिक से आंसर्स निकल के आते हैं। Like पहला निकल के आता है क्वेश्चन कि why your trachea do not collapse? ट्रैकिया क्यों नहीं गिरता आपका? क्योंकि आप इतनी जोर से सांस एक्सहेल और इनहेल करते हो तो उस बीच में उसे प्रेशर पड़ता होगा, प्रेशर पड़ता है तो वो ट्रैकिया गिरता क्यों नहीं है? Your trachea do not collapse because it is completely covered with the cartilages. This cartilage, ये आपको पता चलती है ना गले में, पिछली बार मैंने बताई थी। सी शेप की ये जो बोन्स आपके इसके सपोर्ट दे रही हैं, these are giving support to your trachea, तो इसकी वजह से it does not collapse। ठीक है, उसके बाद the upper end of the windpipe has voice box that you know as larynx. Lungs lies in the chest cavity, in the thoracic cavity. Chest cavity is also known as the thoracic cavity. ठीक है, and these are separated by the partition known as diaphragm. Diaphragm के बारे में भी I have already told you कि how diaphragm works. When you inhale, तो उस टाइम पे क्या होता है? The diaphragm goes down, and when you exhale, the diaphragm comes up. ठीक है, और प्रेशर क्या होता है? When you inhale, the pressure is low, and when you exhale, the pressure is high. Alveoles, I have already told you about the alveoles. They increase the absorption area in the lungs so that more and more oxygen can be given to the blood capillaries for the transportation of blood. Alveoles are very thin. These are very thin. These are completely surrounded by the blood capillaries as they provide the large surface area for the exchange of gases. What are the gases? CO2 and oxygen. ठीक है, now breathing cycle lungs contain, हाँ इसके बाद एक क्वेश्चन और उठता है कि why your lungs do not collapse? कई बार ऐसा भी होता है कि लंग्स में अगर एयर की कमी हो जाएगी तो लंग्स विल आल्सो कोलैप्स। ये सिर्फ आपके यहाँ पे बलून शेप में है जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लंग्स। आपको लगता है कि हम एक सांस लेते हैं व्हेन वी ब्रीथ इन एंड आउट, तो क्या उस टाइम पे आपकी लंग्स जैसे ही आउट करते हो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए, क्या खाली हो जाती हैं? नहीं, वो खाली नहीं होती। देयर इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन योर लंग्स दैट हेल्प्स देम टू स्टे वेयर दे आर एंड एट व्हाट कंडीशन दे आर। ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल खाली हो जाएंगे तो लंग्स विल गेट कोलैप्स्ड। कोलैप्स एक दो केसेस अभी रिसेंट में आए हैं, यंग बच्चों में ही लंग्स कोलैप्स हुई हैं। इसका रीजन ये था बिकॉज वो जो आजकल बच्चे ऊट पटांग के वो इनहेल करते हैं चीजें, कुछ ड्रग एडिक्ट एंड ऑल होते हैं, जो वो वेप्स होते हैं आजकल, वो सब जो इनहेल करते हैं उनके में क्या होता है, ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है उसके थ्रू वो भी निकल जाती है बाहर, तो इस वजह से समटाइम्स उनकी लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। एंड व्हेन लंग्स कोलैप्स तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे नॉर्मल ऐसे है, कोलैप्स का मतलब है एक लंग पूरी पिचक जाए, जैसे बलून नहीं इन्फ्लेट हो जाता है, एकदम से ऐसे इन्फ्लेट होगी और नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ऑफ कोर्स इट इज फैटल। ठीक है, तो बट देयर इज अ रेसिडुअल अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन योर लंग्स, जो कि उसको क्या करती है, अपनी जगह पे एज इट इज रखती है। आप जब एक पूरी इनहेल एंड एक्सहेल करते हो, एक ब्रीथ लेते हो, उस टाइम पे देयर इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन योर लंग्स सो दैट बिल्कुल ही लंग खाली ना हो जाए ना। ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो
ये कहानी थी अभी तक। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हाफ ऑफ द चैप्टर, ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट कर लिया हमने। द फर्स्ट पार्ट वाज न्यूट्रिशन, डाइजेशन वाला पूरा था। द सेकंड पार्ट वाज योर रेस्पिरेशन। आई होप सबको समझ आ गया होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स थे। क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या क्या उनसे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। नाउ योर ब्लड हैज टेकन दी glucose, your blood has taken the oxygen as well. Now where will it reach? How it will reach? Where जाएगी वो तो पता है, it will reach at the cells, to the cells, but how? कैसे? That process is known as transportation. ठीक है, अब ये कैसे जाएगा, ये ब्लड पूरी बॉडी में आपको कैसे मिलेगा, ये हम आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमारी पता ही है हमें, बिफोर एनिमल्स वी हैव टू स्टडी प्लांट्स। यहाँ प्लांट्स का बहुत ही छोटा सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बिकॉज इतना ज्यादा क्रिटिकल वो है नहीं। You very well know that for transportation, plants has vascular tissues in them. You have already studied in class 9th, xylem and phloem. ये पढ़े हुए हैं आपने। Xylem helps in transpiration of water and mineral, whereas phloem helps in the translocation. Phloem helps in the translocation of food. ठीक है। Whereas xylem only works in the upward direction from roots towards the shoot. सिर्फ एक तरफ काम करता है xylem, एक नीचे से ऊपर जाने का, क्योंकि उसका सिर्फ काम क्या है, water conduction, ठीक है, from roots toward the shoots. Whereas phloem is what? Bidirectional, मतलब कि उसका कहीं भी जा सकता है, वो नीचे ऊपर आगे पीछे लेफ्ट राइट, उसका हर जगह पे फ्लो चलता है। रीजन, बिकॉज फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसलोकेट करना, एंड फूड बनता कहां पर है, किचन ऑफ द प्लांट, लीव्स। लीव्स में बनता है। अब इतनी सारी लीव्स हैं, एक ने बनाया तो वही थोड़ा ना खा लेगी, वो आगे को भेजेगी, तो इधर उधर होते हुए वो सारे स्टेम में जाएगा, फिर कुछ रूट में भी जाएगा। तो इस तरह करके फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ट्रांसपिरेशन, हाँ, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? बता बता, कुछ सही बोला तूने वाटर, बट क्या होता है वाटर? वाटर निकलता है कहां से? फाउंटेन से, लीफ से। हाउ? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। इस तरह आंसर लिखेगा तो ये वाटर निकलता है ना बेटा। 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया ना, फंस जाओगे बहुत गंदा तुम लोग, मैं बता रही हूँ पहले ही। ट्रांसपिरेशन, यू शुड नो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन पता है? एक अच्छी डेफिनेशन कोई दे देगा प्लीज? आप दो, आप बोल रहे थे कुछ, आप बोलो। फ्रॉम द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है, टू रिड्यूस द एक्सेस ऑफ वाटर, कम करना है एक तो, और साथ में प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है टू द प्लांट एज वेल ये दिन में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से एक्सेस ऑफ वाटर नहीं रहता, उसके सेल्स बर्स्ट नहीं होते प्लांट के। और प्लांट के सेल एक और रीजन से बर्स्ट नहीं होते, क्यों? बिकॉज प्लांट सेल्स हैज सेल वॉल, प्लांट सेल्स हैज सेल वॉल, दैट इज व्हाई वो बर्स्ट नहीं होते। क्लास 9th का सब भूल गए लग रहा है। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन दिस केस ओनली? हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का पढ़ेंगे, तो वील स्टडी अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम इन दिस केस। ओके, फ्लोएम मेनली, जाइलम मेनली कंटेन्स योर डेड सेल्स, बट इसमें लिविंग सिर्फ क्या होता है, जाइलम पेरेन्काइमा। Xylem parenchyma is the only living cell in xylem, whereas all parts are dead. But in phloem, it is living. All cells are living except fibers. Sclerenchyma जो उसका पार्ट होता है, only that is dead. Otherwise बाकी सारे living होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसपिरेशन करवाता है और ये ट्रांसलोकेशन करवाता है। It provides the flow of water and minerals, whereas it provides the flow of food and hormones in plants as well. Hormones जैसे हम में होते हैं ऐसे plants में भी होते हैं, ठीक है, इनके अलग hormones होते हैं।
उसके बाद यू हैव xylem वेसल्स एंड ट्रकीज, ये सारे पार्ट्स आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे, होप सो थोड़ा बहुत तो रिवाइज होके आ रहा होगा याद कि हाँ ये वर्ड्स हमने पढ़े हैं। अच्छा, ऐसे प्लांट भी होते हैं विच आर नॉन फ्लावरिंग, देयर आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एक और नाम देते हैं, दोज आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं दोज आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें जाइलम का सिर्फ ट्रैकीड ही वाटर फ्लो के लिए काफी होता है, इसमें फ्लोएम का होना या इतने सारी पार्ट्स होना जरूरी नहीं होता, बिकॉज इट्स अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म है, उसे इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी चीज की। ठीक है, बट वेयर एज जब फ्रूट बनता है, जब फ्लावर आते हैं, फ्लावर वाला जो होता है वो फ्रूट करता है, वो सेल्फ पॉलिनेट करता है, उस सब के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए उस प्लांट को, तो उस टाइम पे इट नीड जाइलम, फ्लोएम, ट्रकीज एज वेल एज सीव ट्यूब्स, एवरीथिंग। ठीक है, बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विच आर ओनली नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें आपको सिर्फ ट्रकीज ही सारा काम कर देते हैं जाइलम के। वही लिखा हुआ है पहले में। उसके बाद ट्रांसपिरेशन, क्या व्हाट इज ट्रांसपिरेशन यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको टेम्परेचर बताया था कि इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट इनसाइड इट। जिस तरह आपके बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करके रखता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर किसकी वजह से मेंटेन रहता है, बोल कर दे। वाटर, कौन सा टिश्यू होता है, एडिपोज फैट टिश्यू, एडिपोज एज वेल एज योर ब्लड। आपका जो ब्लड है ये आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है बिकॉज ऑफ योर ब्लड मेनली, क्योंकि ब्लड क्या करता है, इट फ्लोज। जब कोई चीज कंटिन्यूस फ्लो करेगी तो इट विल क्रिएट अ फ्रिक्शन ओवर देयर, और जब फ्रिक्शन क्रिएट होती है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए आपके बॉडी का टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में देखा जाए तो, और अगर जनरली आप फ़ारेनहाइट्स में देखोगे तो दैट इज 98.7 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पर when we talk about transpiration, तो यहाँ पे सक्शन पुल क्रिएट होता है। सक्शन इज जस्ट लाइक दैट, आप जैसे फ्रूटी स्ट्रॉ डाल के फ्रूटी खींचते हो ऊपर स्ट्रॉ से, एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पे सक्शन पुल क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द एयर। यू वेरी वेल नो अबाउट द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन याद है ना, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इन केस एयर जैसे आजकल चल रही है, हवा ड्राई है, एयर इज वेरी ड्राई दीज डेज, आपके फेस में भी ड्राइनेस आ रही है, ज्यादा बहुत ड्राइनेस आ जाती है इस टाइम पे, लिप्स भी ड्राई होते हैं, आपको सुबह नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है फेस पे, ड्राई हो रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आपकी जो एयर है बाहर, दैट इज ऑल्सो ड्राई, दैट इज वाई। तो ड्राई एयर करती क्या है, ड्राई एयर में क्या है, लेस वाटर कंटेंट है, तो इट विल टेक द वाटर कंटेंट जहां जहां से वो खींच सकती है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया उसको एक तरीका मिलता है प्लांट से खींचने का, क्योंकि प्लांट में एक्सेस ऑफ वाटर होगा, उसकी लीव्स का स्टोमेटा ओपन अप होगा। ओपन क्यों होगा, बिकॉज ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे जाएंगे उसके गार्ड सेल्स, उसके गार्ड सेल्स स्वेलअप होंगे, ओपन होंगे, और वो एक स्ट्रॉ की तरह वहां पे काम करने लग जाएगा। एयर में वाटर कंटेंट लेस है, और वो जहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा है उसको सक करेगी। ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे ही वो नॉर्मल पे आ जाएगा, आपके वो वापस से गार्ड सेल्स हैं वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन पे जाएंगे और वो क्लोज हो जाएंगे, मतलब वो श्रिंक हो जाएंगे और वो बंद कर देगा उसको। तो ये एक तरीका है फॉर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, दिस इज ट्रांसपिरेशन। ये आपका पूरा बताया हुआ है कि हाउ अ फ्लोएम वर्क्स। फ्लोएम आप देख रहे हो, फ्लोएम इज वर्किंग ऊपर भी, नीचे भी, साइडवेज में भी, वेयर एज जाइलम इज ओनली वर्किंग ऑन द अपर एंड, ऊपर की तरफ जो साइड साइड्स में जा रहे हैं वहां वहां बस, ऊपर गया तो फिर वो नीचे नहीं आएगा। नाउ लेट्स कम टू ह्यूमन। ह्यूमन में सबसे बढ़िया चीज है फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट ऑफ योर होल चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये होल चैप्टर का, योर ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ नहीं सुना होगा शायद किसी ने, सुना है लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम, नाम सुना है तो अच्छी बात है, बट आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन वर्क्स ऑन टू सिस्टम्स, दोज आर ब्लड एंड लिम्फ, lymphatic system also there. But first of all let's study about blood. पहले blood को ही समझेंगे पहले, उसके बाद lymph पे जाएंगे। First of all, your blood contains these four parts. Plasma.
आपको पता है ना मैटर 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यू वेरी वेल नो दिस 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स। बट आजकल एक फोर्थ चीज को भी मैटर में डाला गया है, दैट इज योर प्लाज्मा। प्लाज्मा को मैटर में क्यों डाला गया है? बिकॉज इट इज नॉट इवन सॉलिड, नॉट इवन लिक्विड, नॉट इवन गैसियस। प्लाज्मा इट इज अ फोर्थ काइंड ऑफ मैटर, जो अभी रिसेंटली शायद 1-2 साल में आपकी बुक्स में भी ऐड हो जाएगा। आपके शायद अभी सर ने अभी वो भी दिया भी था, एक असाइनमेंट शीट भी दी थी केमिस्ट्री की, उसमें भी प्लाज्मा वाला क्वेश्चन शायद था, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो डिलीट कर दिया, मुझे याद नहीं। प्लाज्मा इज अ फोर्थ काइंड ऑफ मैटर बिकॉज आप खुद सोचो, जब ब्लड आपकी बॉडी से निकलता है तो उस टाइम पे तो आपको लिक्विड लगता है, बट उसके बाद थोड़ी देर अगर वो रह जाता है वहां पे, आप उसे नहीं रिमूव करते, तो वो जेली शेप लेने लग जाता है, अपना जेली फॉर्म लेने लग जाता है, और जेली के बाद वो सॉलिड पे आ जाता है, कोएगुलेट हो जाता है ना, सॉलिड हो जाता है ना। तो व्हाट इज दैट? इसका मतलब ये ना तो लिक्विड है, ना तो ये सॉलिड पे आ रहा है, देयर इज अ मैट्रिक्स इन इट। तो ये एक चौथा ही फॉर्म है, बिल्कुल अलग फॉर्म है फ्रॉम ऑल दिस 3। ठीक है, सो दैट इज योर प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट ऑफ योर ब्लड प्लाज्मा है, लेकिन इट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ योर मैट्रिक्स। पूरी मैट्रिक्स क्रिएट होती है वहां पे। मैट्रिक्स मतलब आप कभी भी उस जेली, जैसे ही आपका ब्लड थोड़ा थिक होने लग जाए और जेली शेप में आए, कभी उसको हटा के उस जगह से ऐसे करके देखो, तो यू विल सी आपको उसमें लिक्विड पार्ट तो हो गई, आपको हल्के हल्के से वहां पे डार्क वेन्स टाइप की लाइंस भी दिखेंगी, कभी अगर हटाओगे ऐसे करोगे तो लिक्विड में आपको ये भी दिखेंगे। तो दीज आर योर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दैट इज वाई 90% ऑफ ब्लड, दैट इज वाई आपका ब्लड क्यों रहता है? ब्लड क्लॉट होता है प्लेटलेट्स की वजह से। तो मतलब वो फॉर्म पे जा रहा है, वो जेली भी ब्लड क्लॉटिंग पे अभी नहीं हुई है, क्लॉटिंग के फॉर्म पे अभी जा रहा है, शुरू हो रहा है, उस टाइम पे प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। वो भी क्लॉटिंग उसको नहीं बोलेंगे, क्लॉट तब बोलेंगे जब वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा उसको, एरिया को, तब होगा वो क्लॉट। तो यहाँ पे प्लाज्मा आपका लिक्विड पार्ट है, दैट कंटेन्स 90% ऑफ योर वाटर। ठीक है, and then you very well know that RBCs and WBCs are there. What are RBCs? Red blood cells. And red blood cells की लाइफ कितनी होती है? 4 months 120 days. ठीक है, 120 days होती है इनकी लाइफ। and WBCs are your white blood cells. These are soldiers of your body because they have to fight the germs that enter in your body, and these are the only cells in your body that can change their shape. ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, like amoeba. ठीक है, and RBCs आपका mostly it contains hemoglobin in it. That is why RBC या फिर blood has the higher affinity to oxygen as compared to carbon dioxide. यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर ये कैपेबिलिटी है टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड वो कम कैरी करता है, बट ऑक्सीजन ज्यादा कैरी करता है उस पर। ठीक है, ये याद रखना। इसीलिए बोला 4 months 120 days सामने लिखा है। WBCs ये तो मैंने बताई दिए। नाउ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आपके वही हैं जो कई बार घर वाले कहते हैं प्लेट्स कम हो गई, वो प्लेट, यही प्लेटें हैं वो, और कोई प्लेटें नहीं है, वो एक्चुअली प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, घर वाले प्लेट प्लेट बोल देते हैं उनको, जब लोगों को डेंगू वेंगू होता है तो उस टाइम पे कहते हैं ना घर वाले प्लेट कम हो गई, पपाया के पत्ते खाओ, ये पत्ते खाओ, वो पत्ते पियो, तो वो प्लेटें यही प्लेटें हैं आपकी। क्लॉटिंग, अब तुम्हारा इन चारों में से कुछ भी अगर ब्लड से कम हो गया तो तुम्हें बिल्कुल ही डाउन हो गया। अब सोचो तुम्हारा ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा है। क्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लड में थोड़ी सी थिकनेस होना, ब्लड में थोड़ी सी थिकनेस होना, और इस टाइम पे तुम्हारा ब्लड बिल्कुल पानी बन जाता है, एक्चुअल पानी बन जाता है। उस टाइम पे ये प्लाज्मा बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहता उसको, तो इसलिए वो बिल्कुल ही फिर बेकार हो जाएगी। बॉडी इस टाइम पे स्वेल हो जाती है, कई बार कई लोगों की रेडनेस आ जाती है बॉडी में बहुत ज्यादा, डेंगू के टाइम पे स्वेलिंग आ जाती है। रुके वो तो, हाँ, वो प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो ये भी होता है। अगर किसी को चोट लग गई तो वो ब्लड फिर रुकेगा ही नहीं, क्लॉट नहीं करेगा, बेहतर रहेगा, लॉस, ब्लड लॉस फिर बहुत ज्यादा हो जाता है ऐसे लोगों को। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, दैट इज आल्सो नोन एज क्लॉटिंग, ये होती है बिकॉज ऑफ योर प्लेटलेट्स। नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम, आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट इज द मेन भाई साहब। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके हार्ट हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। हार्ट खत्म, आप खत्म। लोगों को ब्रेन डेड सुना होगा, ब्रेन डेड सुना है कई लोगों की, ब्रेन डेड हो गया है वो। ब्रेन डेड नहीं सुना भाई? PSVS से बाहर आ जाओ थोड़ा सा प्लीज, और जिसने सुना है तो प्लीज वो हाथ खड़े करो, बहुत अच्छी बात है, वो एक्चुअली में एक्टिवेटेड बच्चा है वो, अगर ऐसा नहीं है तो थैंक यू, सुन के अच्छा लगा।
ब्रेन डेड का मतलब होता है कि किसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दिया है कंप्लीटली, उसको ना भूख लग रही है ना उसके बॉडी में, क्योंकि ब्रेन इज द ओनली थिंग जो आपकी ग्रोथ पे हेल्प करता है, जो आपकी भूख बढ़ाता है, जो आपको चलने में हेल्प करता है। बट कोई इंसान अगर ब्रेन डेड है, ओनली हार्ट इज वर्किंग, बस वो पड़ा हुआ है, उसका सिर्फ दिल काम कर रहा है, तो ऐसा आदमी भी किसी काम का नहीं होता। तो ऐसे लोग अक्सर क्या करते हैं, ब्रेन डेड मतलब अब वो वापस रिवाइव नहीं करेगा, नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों के फिर क्या कहते हैं, उनको ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाते हैं मोस्टली। बहुत लोगों के ऑर्गन्स डोनेट हो जाते हैं ऐसे ही में, फिर कि घर वालों के लिया जाता है कि भाई कर दें, कर दो, क्या करें फिर। ब्रेन डेड किसी इंजरी की वजह से भी हो सकते हैं, एकदम से कोई इंजरी लगी, स्पाइनल कॉर्ड टूट गई। स्पाइनल कॉर्ड आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्ड है, जो कि इतनी पतली सी होती है, विच इज ओनली टच विद योर स्पाइन। अगर वो टूट गई, जरा सा भी हट गई, तो आप ब्रेन डेड हो जाते हो वहीं पे। स्पाइन स्पाइन टूटना इज ओके, बट स्पाइनल कॉर्ड टूटना वो एक खतरनाक बात है। Now in your circulatory system you have some kind of arteries, veins and blood capillaries as well. Now in this case circulatory system में you have heart first of all, then you have blood vessels. आपने बहुत देर से मेरे को सुन रहे हो कि blood capillary में बहुत बोल रही हूँ। What are these blood capillaries? ये इसी का पार्ट है, ठीक है। These blood capillaries इन्हीं का पार्ट है, इन blood vessels का पार्ट है। Now you have this complete your circulatory system. Now in circulatory system सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट को, blood vessels. Now blood vessels are arteries, veins and capillaries. Arteries are very thick, इतनी मोटी भी होती हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। Arteries are very thick, veins are very thin and capillaries are extremely thin. इतनी थिन होती हैं कि वो फैट के बिग मॉलिक्यूल्स को भी नहीं ले जा पाती, इसीलिए आपके फैट के बिग मॉलिक्यूल्स को बाइल की हेल्प से और भी स्मॉलर पार्टिकल्स में करना पड़ता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, उसके बाद अमीनो एसिड्स में तोड़ना पड़ता है। इसीलिए जस्ट बिकॉज ब्लड कैपिलरीज ही सारा काम कर रही हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन का मेनली। मैंने बार बार ब्लड कैपिलरी कहाँ कहाँ बोली थी, एक तो मैंने ये विलायज में अटैच्ड बोली थी, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलायज में ब्लड कैपिलरी अटैच बोली थी, एल्वलीज में ब्लड कैपिलरीज बोली थी। तो इनका काम क्या है, इसीलिए इतनी थिन होती हैं, और इनका काम ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन ऑलरेडी इनको इतना छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर देता है, सो दैट तुम्हारी ब्लड कैपिलरीज इसको खींच लें फ्रॉम विलाय। एक भी पार्टिकल बड़ा हल्के से साइज में ये रिजेक्ट कर देती है उसको, ये लेंगी नहीं, उसको एंटर नहीं कर सकता वो चीज, ठीक है। तो फैट मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही बड़े होते हैं, इसीलिए फैट मॉलिक्यूल्स को बहुत छोटा होना पड़ता है, और जो नहीं छोटे हो पाते ये फिर उसको डाइजेस्ट नहीं करती, फिर उसके बाद सीधा बॉडी से रिमूव होता है वो ऐसे। नाउ यू वेरी वेल नो दैट हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी। ब्रेन और हार्ट दोनों का काम करना जरूरी है। हार्ट काम करना, आपका ब्रेन काम कर रहा है, हार्ट नहीं कर रहा तो भी डेड हो। ब्रेन डेड है, हार्ट काम कर रहा है तो भी डेड हो। दोनों काम करने चाहिए साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन दैट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ये क्लास 9th में आपने कार्डियक मसल्स के बारे में देखा था, ये मैंने बताया, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड कार्डियक मसल्स, ये इसकी अलग ही मसल्स होती हैं, दोज आर नोन एज कार्डियक मसल्स। इट हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट्स। 4 चैम्बर्ड सिर्फ ह्यूमन और एनिमल, कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स में होता है। अदरवाइज जो फिशेज होती हैं दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिशेज में सिर्फ दो, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। वेयर एज इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, फ्रॉग्स वगैरह में यू हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में प्रॉपर 4 चैम्बर्ड होता है, अदरवाइज सारे रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो समझाया गया, सबसे पहले हम हार्ट की अगर बात करें तो एक काम करते हैं, हार्ट का डायग्राम कहाँ गया, ये रहा। अब प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना। हार्ट में सबसे पहले ब्लड कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा। कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि हमारे हार्ट में जो 4 पार्ट्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो ये मेरा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, ये मेरा राइट साइड ऑफ हार्ट माना जाएगा। राइट वाला हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलता है, ठीक है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड लेके चलता है, ठीक है। तुम लोग सोचो राइट साइड है तो हमेशा सही होता है, यही ऑक्सीजन लेके चलेगा, तो ऐसा नहीं है, उल्टा है यहाँ पे केस। लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड होगा और राइट वाला आपका डीऑक्सीजनेटेड होगा। सिचुएटेड कहाँ होता है, सेंटर पे होता है जनरली आपके थोरिया कैविटी पे, बट
स्लाइटली लेफ्ट, बहुत हल्का सा लेफ्ट, यानी जहां मैंने शायद ये लगाया हुआ है यहीं पे है, इधर ही पे हल्का सा लेफ्ट होगा। ठीक है, ये मैडम सो गई, फ्रंट में बैठ के सो गई, बताओ। वाह बेटा। हाँ, सोने से याद आया, यू विल हैव अ टेस्ट ऑन वेंसडे, हाफ ऑफ दिस चैप्टर। अभी तक जितना आधा पार्ट मैंने पढ़ाया है, आधा पार्ट में क्या क्या पढ़ाया था वो मैंने, न्यूट्रिशन एंड द सेकंड पार्ट ट्रांसपोर्टेशन से पहले रेस्पिरेशन। तो न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन पे यू विल हैव अ टेस्ट ऑन वेंसडे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले क्या क्या पार्ट हैं इसके, प्लीज ध्यान से सुन लो। सबसे पहले यू हैव 4 चैम्बर ओवर हियर, आपको ये 4 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, कौन सा कलर है, दिस इज द 4 चैम्बर। ठीक है, दिस इज सेप्टम, this is a muscular wall that separates your right and left. This is a septum, it is a muscular wall, it separates your right side and left side so that blood mix ना हो जाए, mix हो जाएगा तो भी डेथ है अल्टीमेटली। उसके बाद यू हैव अपर, ऊपर साइड में आपका एट्रियम है, नीचे साइड में आपका वेंट्रिकल है। ठीक है, now you have valves in it. What are valves? Valves are like a shutter, they are like a shutter. जैसे ही यहां से फ्लो यहां गया वो शट डाउन हो जाते हैं, ओपन होते हैं सिर्फ एंट्री के लिए और तुरंत बंद। दीज आर लाइक शटर्स, ताकि आपका ब्लड ऊपर से जाके बैक फ्लो ना हो जाए। खुला रहेगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा ना, फिर ग्रेविटी की तरफ जाएगा ना वो, तो ऊपर जाके वापस आ सकता है वो, तो ऊपर जाने की जगह ना मिले, उसके बाद जहां पंप करेगा वो वहां की तरफ जाए। दैट इज वाई ये शटर तुरंत बंद होता है। ठीक है, आपकी एक ब्रीदिंग में ये पूरा काम हो जाएगा, यानी कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड की कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकाल देगा, ये पूरा सिर्फ एक ब्रीथ में होगा काम। ठीक है, अब इस काम में क्या होगा, सबसे पहले आपकी लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, दीज आर पल्मोनरी वेन्स। व्हाट विल पल्मोनरी वेन्स डू, जनरली जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, आपकी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आर्टरीज होती हैं दे कैरी योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो वेन्स होती हैं दे कैरी योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये वाली जो वेन्स होती हैं ये एक्सेप्शन है, पल्मोनरी जहां नाम लग गया, पल्मोनरी लगते ही ये ऑक्सीजनेटेड काम करने लग जाती हैं। तो यानी कि ये जो यहाँ पे लंग्स हैं आपकी, ये लंग्स हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पल्मोनरी वेन आएगी इनटू दी हार्ट। हार्ट के कौन से पार्ट में आया, ये लेफ्ट एट्रियम में आया, कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन लेकर आई। उसके बाद यहाँ पर धक हुई, नीचे गया ब्लड, नीचे होने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल पे गया, लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाते ही वॉल बंद। ठीक है, जैसे ही वाल्व बंद तो उसके बाद इसको कहीं जाने की जगह नहीं मिलती, और जैसे ये पंप करता है ये ऊपर की तरफ निकलता है थ्रू आउटा। आउटा इज द हेड ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज का सबसे मोटी, आपकी सबसे मोटी नर्व होती है जो कि आउटा मानी जाती है, वो आर्टरीज की हेड है, सारी आर्टरीज इसी से निकली हुई हैं बॉडी की, तो दिस इज आउटा। ठीक है, तो ये ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया सीधा आउटा, आउटा से होता हुआ कहाँ जाएगा, इनटू योर बॉडी, पूरी बॉडी पे जाएगा, ये सर्कुलेट करेगा, क्या लेके सर्कुलेट करेगा, ऑक्सीजन लेके सर्कुलेट करेगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन लेके आएगा, दे के आएगा सबको, और उसके बाद जब देने के बाद क्या होगा, सारे सेल्स ऑक्सीजन ले लेंगे और अपना CO2 भी वापस करेंगे। तो अब वो ब्लड कैसा हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उससे अब ऑक्सीजन निकल गई है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा वेन्स के अंदर, वेन्स में जाएगा, और वो वेन्स क्या करेंगी, वेन्स आएंगी हार्ट में वापस उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। कैसा ब्लड है वो, डीऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, अब वापस तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो कौन लेकर आएगा उनको, जिस तरह आर्टरीज का हेड आपका आउटा है, उसी तरह वेन्स के हेड आपके वेना कावास हैं, वेना कावास, ये अपर वेना कावा है और ये लोअर वेना कावा से कनेक्टेड होता है। अपर मतलब आपकी ये वाली बॉडी, इतनी बॉडी से कनेक्टेड अपर वेना कावा होता है, और नीचे वाली बॉडी से आपका कनेक्टेड लोअर वेना कावा होता है। ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर अंदर आया, ये क्या है आपका राइट एट्रियम ऑफ योर हार्ट। राइट एट्रियम से जैसे ही फिर बंद होगा, ये ऐसे करेगा, नीचे जाएगा, फिर वाल्व्स बंद होंगी, आपका राइट वेंट्रिकल पे आया, फिर वाल्व्स कहाँ होंगी, बंद होंगी, तो फिर यहां से कहाँ निकलेगा सीधा आपका पल्मोनरी आर्टरी से बाहर, पल्मोनरी आर्टरी से बाहर जाके कहाँ जाएगा, वापस टुवर्ड्स द लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी से वापस जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स फॉर टेकिंग ऑक्सीजन, कि भाई हमें वापस करो ऑक्सीजन अब, और ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है आपकी।
ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों को जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि आपको राइट और लेफ्ट में कौन सा ब्लड चल रहा है ये नहीं पता लगता। आप लोग सोचते हो कि राइट ये साइड है, अपने हमेशा हार्ट को मानना। तुम लोग हमेशा बुक के वाले पिक्चर को गलत समझ लोगे अगर ऐसे नहीं दिया तो। कई बार लेबलिंग आ जाती है, लेबलिंग अगर आ गई तो आप लोग राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट लिख दोगे। हमेशा क्या करना, जो ऐसे करके अगर बुक में होगा, पेपर में ऐसे अगर हार्ट बनाए तो उस हार्ट को ऐसे रख लो अपनी तरफ, तो उसका लेफ्ट अपना ही लेफ्ट राइट, उसका लेफ्ट राइट समझना। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर बनाने के लिए दे दिया डायग्राम, तो भगवान के लिए ये वाला मत बनाना प्लीज। मुझे बहुत मिले हैं ये वाले डायग्राम्स, इससे पहले भी ऐसे करके बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं आउटा, ये बना दी, ये हो गया, ये रहे चैम्बर, लो ऐश करो। प्लीज नहीं, प्रॉपर हार्ट बनाना। ये आपका हार्ट है, एक्चुअल ये आपका हार्ट है, दिस इज द शेप ऑफ योर हार्ट। और जिसकी जितनी ये बनती है ना फिस्ट, आपका हार्ट उतना ही बड़ा है। जिसकी जितनी फिस्ट होगी उतना ही हार्ट है, उतनी साइज आपके हार्ट का है। इतनी सी चीज आपकी पूरी बॉडी चला रही है। तो दिस इज योर हार्ट। ठीक है, फोर चैम्बर्ड है, याद रखना इसको। हाउ इट वर्क्स ये भी याद रखना, क्योंकि अभी मैं पूछने वाली हूँ। पूरी ये साइकिल जो मैंने बकी है अभी, ये मैं पूछूंगी अभी किसी से भी, ध्यान देना इसको। अगर चाहते हो तो एक बार रिवाइज कर लो, लिख लो, जो करना है कर लो जल्दी से, मैं रुकी हुई हूँ अभी यहाँ पे। हाँ, वेन और आर्टरीज में डिफरेंस है। सबसे पहले आर्टरीज थिक, वेन्स थिन। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी का सिर्फ, अगर पल्मोनरी लिख दिया जाए हाँ तो क्या हुआ, मत लिखो। क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू अबाउट पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, क्वेश्चन इज ओनली विल ओनली आस्क यू अबाउट वेन्स एंड आर्टरीज। अगर चाहो तो एक्सेप्शन करके उस पॉइंट में लिख सकते हो। नाम दे दिया उन लोगों ने, अब वो उनने कर दिया, क्या कर सकते हैं, अभी नाम ही दे दिया उन लोगों ने। तो यहाँ पे सबसे पहले थिक थिन ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट आ जाता है, और उसके बाद आर्टरीज जो होती हैं उनमें ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है, एक्सट्रीमली हाई, दैट इज व्हाई दे हैव टू बी थिक, इसलिए वो मोटी। क्वेश्चन ये भी आता है व्हाई आर्टरीज आर थिक वेयर एज वेन्स आर थिन। आर्टरीज इसलिए थिक हैं सो दैट दे हैव टू कैरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर इन देम, क्योंकि वो एग्जैक्टली ग्रेविटी की तरफ चल रही हैं। ठीक है, और साथ में हाई फ्लो ऑफ ब्लड लेकर चल रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जल्दी से जल्दी बॉडी को पहुंचाना है। वेयर एज जो वेन्स होती हैं वो पतली होती हैं और उन्हें अगेंस्ट द ग्रेविटी चलना है, और वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, दैट इज वाई वो पतली होती हैं। ठीक है, वेर लेकिन ध्यान देना आर्टरीज आर डीप सीटेड, मतलब अंदर की तरफ होती हैं काफी बॉडी में, और वेन्स ऊपर की तरफ ही होती हैं। तो आप अपनी वेन्स आर्टरीज यहाँ से देख सकते हो, आर्टरीज तो नहीं दिखेंगी, वेन्स दिख जाएंगी आपको अपने हाथ में। आर्टरीज डैमेज होंगी तो हार्ट अटैक के चांसेस होने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आजकल बहुत कम एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, 30 अबव, 25। अभी तो किसी एक स्कूल का बच्चा खत्म हो गया बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। छुट्टी हुई, बैग लेके जा रहा था, धाड़ गिर गया। ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑल ऑफ योर, खाने पीने की चीजें भी नहीं कह सकते अब आजकल, नॉर्मल क्या ही हवा में चल गया, क्या हो गया पता नहीं, हवा में ही कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है भगवान जाने। जो कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं खाते उनको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, एक्चुअली इट इज अ फैट जो कि डाइजेस्ट नहीं करा या जबरदस्ती डाइजेस्ट हो गया है, और उसके बाद वो आर्टरीज में ही जमता चला गया। जमने की वजह से क्या हुआ, आपकी आर्टरी जो इतनी मोटी है वो इतनी सी रह गई, तो इसकी वजह से वो फ्लो ऑफ ब्लड उतना कैरी नहीं कर पा रही, जिसके लिए तुम्हारे हार्ट को बहुत तेज पंप करना पड़ रहा है। तो जब इतना तेज पंप करेगा तो क्या, ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू, क्योंकि तुम्हारा फैट डाइजेस्ट हुआ था ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो फैट गया ब्लड में। अब वो ब्लड जमाएगा, तुम्हारे जनरली फैट यहाँ पे स्टोर होता है या तो इधर पे नीचे, और या तो फिर आर्टरीज में जाके स्टोर होएगा, एक्स्ट्रा फैट हो जाएगा वो आर्टरीज में स्टोर हो जाएगा। वो इसलिए डलते हैं ताकि वो स्पेस बना दे।
इतना समझना बहुत जरूरी है. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क. कुछ भी है, क्योंकि आगे अभी और आने वाला है थोड़ा सा इसका, फिर वहां पे होगे कंफ्यूज. प्लीज मेक दिस इन योर रजिस्टर. It's a complete cycle of your circulatory system. यहाँ पे एक पॉइंट और देख रहे हो, दैट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज व्हाई वेन्स आल्सो कैरी हैज वाल्व्स इन इट. क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वेन्स हैव वाल्व्स इन इट. डिफरेंस आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंस में भी ये लिखोगे कि आर्टरीज डू नॉट हैव वाल्व्स, whereas वेन्स में वाल्व्स होते हैं प्रेजेंट. वाल्व्स आर ओनली दैट, जैसे कि आपके हार्ट में वो वाल्व्स प्रेजेंट थे, दोज आर शटर्स. इसी तरह वेन्स में भी होते हैं, सो दैट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ योर ब्लड, बिकॉज यहाँ पे ब्लड का फ्लो अगेंस्ट द ग्रेविटी चल रहा है, प्लस बहुत स्लो होता है. स्लो के चक्कर में क्या होगा, ऊपर जाते हुए एकदम से बैक फ्लो ना मार जाए, इस वजह से वो वाल्व्स तुरंत बंद होते हैं. समझ आया? समझ आया. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए बोल रही हूँ बार बार. हो गया ये? नाउ ये यार, ये तो पूरा ब्लैक हो रखा है.
Now the heart beats continuously in rhythmic relaxation and contraction. Actually इस contraction और relaxation को generally scientific terms में लब-डब बोला जाता है. लब-डब करके आपका जो heart धड़कता है. आप सोचते हो अगर एक बार होता है, नहीं, एक्चुअली आप अगर ध्यान से नोटिस करो, देखो या रखो हाथ, तो यू विल फील धक धक ऐसे होता है, धक धक. एक्चुअली आपका लेफ्ट और राइट अलग अलग 2 बार करते हैं बीट. ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज लाइक धक धक. राइट साइड में मत चेक करना, जो चेक करना लेफ्ट साइड पे चेक करना. तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है. क्यों? ऑल बिकॉज ऑफ क्या होता है यहाँ पे डबल सर्कुलेटरी क्यों बोला जाता है इसको? इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका, सबसे पहले तो ये वाला सर्कुलेशन चल रहा है. ये कौन सा सर्कुलेशन है? लंग से हार्ट तक आ रहा है पहले ब्लड, फिर हार्ट से लंग तक जा रहा है. एक तो ये सर्कुलेशन चल रही है. दूसरी, हार्ट से बॉडी पे जा रहा है, बॉडी से वापस हार्ट पे जा रहा है. तो यानी हार्ट पे 2 सर्कुलेशन चल रही हैं. इसीलिए दैट इज नोन एज योर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, अभी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ये जो ऊपर वाला चलता है, दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. दिस इज नोन एज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन. वेर एज नीचे वाले को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. लिखा हुआ है बट वो व्हाइट ब्लैक पे हो गया है. दिस इज योर pulmonary circulation and this is your systemic. This is systemic circulation. तो which one is systemic? When हार्ट से बॉडी पे जाएगा या बॉडी से हार्ट पे वापस आएगा, दिस सर्कुलेशन इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन. वेयर एज जब आपकी लंग से हार्ट पे जाएगा और हार्ट से लंग्स पे जाएगा, दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक है, रीजन क्या है इसका पल्मोनरी? क्योंकि यहाँ पे आपकी सिर्फ पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी काम कर रही है, इस वजह से इसका नाम पल्मोनरी पड़ गया है. ठीक है, वेयर एज इस वाले का नाम आपका सिस्टमिक पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बस सिस्टम से काम कर रहा है ये. ठीक है, और कोई? हाँ, उसके बाद ये आर्टरीज और वेन्स के बीच में ट्रांसफर ऑफ ब्लड करता कौन है? ये आर्टरीज और वेन के बीच में ट्रांसफर ऑफ ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड हो गया है, अब डी ऑक्सीजनेटेड वेन्स पे जाना है. इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना के रखती हैं आपकी ब्लड कैपिलरीज. दीज आर योर ब्लड कैपिलरीज. ये हैं, दीज आर योर ब्लड कैपिलरीज. ये ब्लड कैपिलरीज आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके बाद जब डीऑक्सीजनेट होता है तो उसके बाद ही वेन्स को भेजती हैं. दीज आर योर ब्लड कैपिलरीज. तो ये आपकी यहाँ पे ये काम हो गया. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? वही बताया कि it travels twice, that is why it is known as double circulatory system and both the names are this, pulmonary and systemic. ये लिख लो, डबल सर्कुलेशन क्यों कहलाता है? आर्टरीज ऊपर की तरफ ब्रेन को ब्लड भेज के जरूरत नहीं होती बाहर से. बहुत तेज फ्लो होता है. वेन्स में डिस्कनेक्ट होता है. वेन्स पतली हैं, एक तो ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही हैं और ऊपर से अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रही है. तो कोई भी चीज ग्रेविटी अगेंस्ट काम करेगी तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा वहां पे. ये हो गया. नाउ यहाँ पे ये बताया कि हाउ मेनी चैम्बर्स इन ईच ऑफ देम.
Mammals and birds have four chambered heart, that is why, हाँ, जिनके four chambered हो गए तो उनकी body का temperature maintain रहेगा, that is why they are known as warm blooded. We are actually warm blooded. But there are certain amphibians and reptiles, those are cold blooded, like snakes वगैरह जो होते हैं, these are very cold blooded. कोल्ड ब्लड का मतलब ये है टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग ये लोग अपना खुद का ब्लड का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, यानी बाहर के एनवायरनमेंट पे जो टेम्परेचर चल रहा है उस हिसाब से दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, कर सकते हैं लोग बड़े आराम से। ठंड में जैसे कि देयर इज अ बर्ड ऑल्सो जो कि कोल्ड ब्लडेड होती है, दैट इज योर पैरट। पैरट इज ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड। पैरट्स क्या करते हैं, जब सर्दियां होती हैं, सर्दी होंगी उस टाइम पे उन्हें गर्मी लगने लगती है, वो सर्दियों में रोज नहाएंगे, लेकिन गर्मियों में हफ्ता हफ्ता हो जाता है, महीने हो जाते हैं, नहाना नहीं उन्हें। इसलिए ये होता है बिकॉज उनका बॉडी टेम्परेचर उसी हिसाब से मेंटेन होने लगता है। तो सर्दियों में क्या होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर गर्माहट देने लगता है, उनको बॉडी को वार्म रखने लगता है उन्हें। तो वार्म जब रखता है अपने आप ही, तो वो लोग अवॉइड करते हैं उस चीज, मतलब वार्म नहीं, सॉरी, सर्दियों में क्या होता है उनको, हाँ, वार्म लगने लगता है, तो वार्म लगता है तो उन्हें गर्मी लगती है, तो वो लोग नहाने के लिए होते हैं। बट वहीं गर्मी में क्या होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी उनको ठंडा रख रहा है, तो इस वजह से उनको नॉर्मल लगती है उस टाइम पे। सो दैट दिस इज द रीजन आपका वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड होना कैसे क्यों इंपॉर्टेंट है। वार्म ब्लड का हमारा मतलब है बाहर जो टेम्परेचर चल रहा है आप अपना उस हिसाब से मेंटेन नहीं कर सकते बॉडी का, आप चेंजेस नहीं ला सकते अपने बॉडी के टेम्परेचर में, बट दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरमेंट। फ्रॉक्स 3 चैम्बर्ड है, फिशेस 2 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है। अब यहाँ पर ओके, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नोन एज अ हार्ट बीट। एक बीट लबडब कहती है, और वो एक पूरा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब टक टक पूरी, दिस इज योर वन बीट, वो दो उसमें आती हैं। उसके बाद 70 to 72 टाइम्स इन अ मिनट पे आपकी ये स्टेथोस्कोप से नापी जाती है। स्टेथोस्कोप तो पता है ना, सांस लो बेटा जोर जोर से, वो वाली, ठीक है, डॉक्टर लगा के करते हैं, दैट इज स्टेथोस्कोप। और उससे आपका 70 से 72 जनरली आपकी ये मानी जाती हैं बीट्स, ठीक है। 90 तक नॉर्मल कहलाती है, 90 से ऊपर हुई, 110 चली गई, 120 चली गई, तो इसका ये विगरस एक्सरसाइज वगैरह करते हो, जब भागते दौड़ते हो उस टाइम पे चली जाती हैं, 100 110 इतनी चली जाती है। बट 150 से ऊपर या 140 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, इससे ऊपर फिर डेंजरस हो जाती है। हाँ, नाउ व्हाट इज अ पल्स। पहले के लोग आपके जनरली पल्स नाप के, पहले के जो डॉक्टर्स होते थे ना, वो आपका ये ऐसे नाप के, वैद जिनको बोला जाता था बहुत पहले के टाइम पे, आजकल तो डॉक्टर तुरंत भेज देते हैं, जाओ भाई टेस्ट करवा लो, ये 15 टेस्ट लिख दी हैं, जाओ टेस्ट करवाओ। बट पहले क्या करते थे, वो सिर्फ पल्स चेक करके आपकी कई बार बीमारियां बता देते थे या दवाई लिख देते थे। उसका रीजन क्या है, बिकॉज वो जब पल्स चेक करते थे तो व्हाट दे से कि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो है वो कितना तेजी से हो रहा है। अगर तेज होता था तो वो नॉर्मल इतनी एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड नहीं हो रही है या कम हो रही है, इसका मतलब ब्लड फ्लो कम हो रहा है। और उनको पता होता था कि किस टाइम पे कैसा ब्लड चल रहा है, कितना ब्लड प्रेशर पे कौन सी बीमारी हो रही है, मे बी उनको ये पता होता था, तो उससे वो लोग पता लगा लेते थे। आप अपनी हार्ट बीट एग्जैक्टली यहाँ से भी चेक कर सकते हो, सबसे ज्यादा हार्ट बीट आपको यहाँ से पता चलती है, इधर से। टीवी वगैरह में देखा होगा, कोई चेक करता है, कोई मर तो नहीं गया, तो उसको यहाँ पे यहाँ पे चेक करके देखा जाता है, या तो पल्स चेक करते हैं। मुझे पल्स से ज्यादा यहाँ पता चलता है, इधर पे, अपना पर्सनल बता रही हूँ मैं, और वैसे नहीं पता। हाँ, नाउ ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है थ्रू आर्टरीज। आपका ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, यहाँ पे रखा जाता है, वो बंद करते हैं, पहले तो वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्फैग्मोमैनोमीटर, ये लिखा है ना, स्फैग्मोमैनोमीटर, जाएगा क्या? ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है टू चेक योर ब्लड प्रेशर, दैट इज नोन एज स्फैग्मोमैनोमीटर। आजकल तो डिजिटल चल रहे हैं, वो वाले वो ऐसे बांध देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मशीन रखी रहती है डिजिटल वाली, बस वो दबाई, घर घर में हो गई अब तो वो, थोड़ी थोड़ी देर में यार ब्लड प्रेशर चेक करना, हर आधे घंटे में जब बीपी चेक करना, जैसे खेल हो जाता है। बट जनरली आपकी जो वो पहले आया करती थी, दैट वाज अ पर्टिकुलर, वो ऐसे पतली सी होती थी, कई डॉक्टर आज भी उसे यूज करते हैं, रखा करते थे, फिर यहाँ पे ऐसे पूरी स्केल होता था उनका, और वो पंप 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 करके ऐसे ऐसे करके चेक करते थे वो। अभी बहुत कम डॉक्टर्स, इवन डॉक्टर्स भी अब वो वाली अवॉइड कर दिया है, वो एक्चुअल स्फैग्मोमैनोमीटर होती थी, उसे चेक करते थे। बट ये मशीन होती है, इट इज टू चेक योर ब्लड प्रेशर इन योर बॉडी। ब्लड प्रेशर आपकी आर्टरीज चेक करवाती हैं, ये आर्टरीज में आपका ब्लड फ्लो कितना तेज है ये चेक करता है।
ब्लड फ्लो, आपको पता है बीपी कितने पे चेक होता है? आजकल तो बच्चों को थोड़ा पता होता है, कहते हैं ना बीपी, बीपी की बीमारी आजकल तो हर किसी को हो रही है, बट नॉर्मल बीपी कितने से कितने पे नापा जाता है? हम्म। नीचे का जनरली तुम्हारा 120 टू 80 होता है, बोल दिया कर हृदय, 120 टू 80 होता है, यानी आपका जो ऊपर का होना चाहिए ब्लड हाईएस्ट वो 120 होना चाहिए, और कम वाला लो बीपी आपका 80 से कम नहीं जाना चाहिए। 80 से कम जनरली चला जाता है, 60 चला जाता है, 70 चला जाता है लोगों का, वो फिर भी नॉर्मल है। 50-40 चला गया तो वो बहुत ही लो बीपी में आता है। लो बीपी तब बोला जाएगा आपका जब आपका नॉर्मल, ये लो बीपी वाला जो होता है नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो 80 होना चाहिए वो अगर आपका 60 के अराउंड है, और हाईएस्ट वाला जो 120 या 117 जाना चाहिए या 115 होना चाहिए वो भी अगर 100 या 90 पे आ जाए तो एक्चुअल में इसका मतलब आपका बीपी लो हो रहा है, क्योंकि जो हाईएस्ट वाला है वो भी लो हो गया है। और ये समझ में आया? और हाईएस्ट कब होता है, हाई ब्लड प्रेशर कब होता है? जब आपका लो वाला भी हाई पे चला जाए। कई कई बार लोगों का हाई वाला चला गया 150, 160, 170, और जो लो वाला 80 होना चाहिए वो भी चला गया 110, 120, तो दैट इज बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है? गुस्सा, गुस्सा आने की वजह से हाई बीपी हो जाता है कई बार लोगों का, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से होता है हाई बीपी। बट हाई बीपी में होता क्या है, सिर्फ गुस्से की वजह से नहीं होता, गुस्से की वजह से तो कई बार हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, या लोगों को बहुत खुशी हो जाती है, एक्सट्रीम खुशी में हो जाती है, हैप्पीनेस में भी हार्ट अटैक हो जाते हैं, खुशी के मारे दिल रुक गया, तो इतनी खुशी हो गई कि वो मर गए, खुशी के मारे मर गए। ये भी होता है, खुशी से हार्ट अटैक आ गया, दिल ने काम करना बंद कर दिया एकदम, इतनी खुशी हो गई। या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, सोचे जा रहा है आदमी, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, एक्सट्रीम स्ट्रेस हो रहा है, तो ब्रेन हैमरेज हो गया। ब्रेन हैमरेज का मतलब होता है आर्टरी बर्स्ट हो गई, इतना ज्यादा प्रेशर दे दिया आपने उसको कि आर्टरी बर्स्ट हो गई, तो ये ब्रेन हैमरेज में होते हैं ये प्रॉब्लम्स। तो जिन जिनको ये हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनका सबसे ज्यादा खतरनाक उनका ब्रेन हो जाता है उस टाइम पे। हाई बीपी, हाई बीपी में क्या होता है, दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होने लगता है, लोगों के बहुत अलग अलग सिम्टम्स आ जाते हैं, वॉमिटिंग सी होने लगती है उनको, तो हाई बीपी में ये होता है, या फिर सीधा ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्रेन हैमरेज उसी टाइम ये हो जाता है। और जिनका लो होता है, लो वाले थोड़े ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हाई वाले खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके सिम्टम्स दिखते हैं कि भाई हाँ इनको दिक्कत हो रही है, हाँ ऐसा हो रहा है। लो वालों को क्या होता है, लो वालों का कोई सिम्टम ज्यादा दिखता नहीं है, उनको बस हल्की सी चक्कर आता है और वहीं ढेर, वहीं गिर जाते हैं, मेरा लो बीपी है, मेरा हमेशा लो हो जाता है। लो बीपी में कुछ नहीं पता चलता क्या हुआ क्या नहीं, बस चलते 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 गिर गए कहीं एकदम से, उसमें कोई सिम्टम नहीं पता लगता, ऐसा होता है लो बीपी में। So now your low BP is defined as systolic and diastolic. आपके जो high BP and low BP होते हैं, these are systolic and diastolic. What is systolic? Systolic वो प्रेशर है that is the maximum pressure when blood is pumped. यानी कि 120 वाला आपका systolic बोला जाता है, maximum pressure जो आपकी आर्टरीज झेल सकती हैं 120। आपकी आर्टरीज आजकल 140 भी झेल सकती हैं, वो कोई बात नहीं, 140 भी नॉर्मल है, लेकिन तब खतरनाक हो जाएगा अगर वेन्स में भी बढ़ गया तो, वो मैंने बताया। तो यहाँ पर आपका ये सिस्टोलिक प्रेशर है, दैट इज योर 120 mm Hg। व्हाट इज Hg? मर्क्यूरी। ये मर्क्यूरी में नापा जाता है, क्योंकि आपका जो स्पैग्मोमैनोमीटर होता है वो भी मर्क्यूरी के बेस पे ही काम करता है। जब यहाँ से पंप किया जाता था तो वो मर्क्यूरी एकदम से ऊपर 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 जाया करती थी, क्योंकि पंप का प्रेशर पड़ता था। फिर यहाँ पर, और जो मिनिमम प्रेशर है जो आर्टरीज कैरी करेंगी, दोनों ही आर्टरीज का ही प्रेशर है, वो मैक्सिमम प्रेशर है या मिनिमम प्रेशर है? दिस इज द मिनिमम प्रेशर दैट इज कैरिड ऑन बाय द आर्टरीज when heart expands to fill the blood, that is your 80 mm mercury, millimeters of mercury. ठीक है? And this is your 120 to 180, sorry 120 to 80 mercury है ये, Hg is mercury। ठीक है? ऐसे। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक याद रखना, सिस्टोलिक इज हाईएस्ट प्रेशर दैट योर आर्टरीज कैन कैरी एंड डायस्टोलिक इज द मिनिमम प्रेशर दैट योर आर्टरीज कैन कैरी। ठीक है? उसके बाद blood do not comes in contact directly to the cells, actually blood capillaries are so thin that a fluid called plasma leaks from them। अच्छा ये तो आ रही हूँ मैं उसमें, अब आ रही हूँ, ये लिम्फ आ रहा है, एक सेकेंड, लिम्फेटिक सिस्टम आने वाला है क्या? हम्म,
आज के लिए इतना ही करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम अगली क्लास में शुरू करूंगी। वेंसडे टेस्ट